बारिश में गोवा ट्रिप। नितिन, गौतम, सिद्धार्थ, प्रियंका और अनामिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अक्सर हर वीकेंड पर वो सब साथ में कहीं आसपास घूमने जाया करते थे, लेकिन इस बार वीकेंड पर उन्होंने गोवा जाने का प्लान बनाया। उनके लोकेशन से गोवा लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर था। उन्होंने शाम को अपनी गाड़ी निकाली और गोवा जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। तुम लोगों ने होटल तो बुक कर लिया ना? वरना पता है ना गोवा में इस टाइम पर रूम मिलना कितना मुश्किल है। ऊपर से ये बारिश, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना अगर बारिश में गाड़ी बंद पड़ गई तो इतनी रात में यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हाँ, टेंशन मत ले, मैंने पहले ही सब ऑनलाइन बुक कर लिया है, और वो भी बिल्कुल बीच के किनारे। बस 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। रात के लगभग 10:30 बजे तक वो गोवा पहुंच गए। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों की वो आवाज रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने होटल में चेक इन किया। वैसे मेरा मन तो अभी बारिश में भीगने का कर रहा है। देखो, एंजॉय करने आया है तो चलो ना, बाहर चलकर एंजॉय करते हैं। इस बारिश में तुम ही लोग एंजॉय करो, मैं और अनामिका तो सोने जा रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पर अंधेरा होने के बाद ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। आप लोग अब कल सुबह होने के बाद ही होटल से बाहर जाना। क्या मतलब? रात को यहाँ कोई लुटेरे घूमते हैं क्या? नहीं, लेकिन आत्माएं ही जरूर भटकती हैं। रात को कोई भी इस बीच पर नहीं आता। आप भी मत जाना। एक बार जो रात को बाहर चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। व्हाट? अच्छा ठीक है, चलो अपने रूम्स में चलते हैं। इन लोगों को तो हर किसी को ये आत्माओं की कहानी सुनानी होती है। कहानी नहीं है साहब, सच बता रहा हूँ। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रात को यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। उन लोगों को रिसेप्शनिस्ट की बातें कुछ अजीब लगी, इसलिए वो अपने रूम्स में आ गए। प्रियंका और अनामिका ने अपना अलग अलग रूम बुक किया था और तीनों लड़के अलग रूम में सोए हुए थे। बिजली अब जोर जोर से कड़कड़ाने लगी थी। तेज बारिश और बिजली की आवाज से गौतम की नींद टूट गई। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो कमरे की खिड़की के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि नीचे समुद्र के किनारे लाल साड़ी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। जैसे ही बिजली कड़क रही थी तो बिजली की रोशनी में उसका शरीर मानो दूध की सफेदी की तरह चमक रहा था। उसके काले घने बाल और खूबसूरत चेहरे ने मानो गौतम को उसके पास जाने के लिए उत्तेजित कर दिया। कितनी खूबसूरत लड़की है यार, और वो भी इतनी रात को अकेली बीच पर। इतना अच्छा मौका मिला है, क्यों ना चलकर बात को आगे बढ़ाऊं। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की बार बार कहाँ मिलती है। गौतम मानो उसके रूप का कायल हो गया। वो रिसेप्शनिस्ट की कही हुई सारी बातें भूल गया। उसने बारिश की भी परवाह नहीं की और वो होटल के गेट से बाहर की तरफ निकल गए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि एक पल में ही वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अभी भी वो लड़की समुद्र के किनारे ही खड़ी थी। गौतम जल्दी से उसके पास गए। वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप अकेली इस बीच पर क्या कर रही हैं? इस तरह बारिश में भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। मैं सामने के होटल में ही रुका हूँ, आपके लिए भी एक रूम बुक कर देता हूँ। उस लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई, जैसे तो वो खुद ही गौतम के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती हो। तभी जोर से बिजली कड़की और कमरे में सो रहे नितिन की भी नींद टूट गई। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसका ध्यान खिड़की से नीचे की तरफ गया तो उसने देखा कि गौतम किसी लड़की के साथ समुद्र किनारे खड़ा हुआ। वाह भाई गौतम, मजे तो तेरे ही हैं, सब फायदे अकेले अकेले लेना चाहता है। नितिन अजीब तरीके से मुस्कुराया और वो भी नीचे की तरफ चला गया। तभी उसने देखा कि गौतम उस लड़की के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, लगता है बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, मगर कोई बात नहीं। बात अगर तेरी आगे बढ़ी है तो मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। तुझे अकेले तो जाने नहीं दूंगा बेटा। नितिन छिपते छिपते उनके पीछे चल रहा था। वो लड़की गौतम को एक झोपड़ी की तरफ लेकर गई। वहां एक बिस्तर लगा हुआ था और खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामान था। नितिन झोपड़ी की खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देख रहा था। उस लड़की ने किचन की दराज से दारू की एक बोतल निकाली और 2 ड्रिंक बनाए। उसने एक ग्लास गौतम को दिया और दूसरे ग्लास को अपने होठों से लगाकर गट गट करके एक ही घूंट में ग्लास को खाली कर दिया। उसकी मदहोश आंखें अब गौतम को ही देख रही थी। गौतम ने भी जल्दी से घूंट घूंट करके ग्लास को खाली कर दिया। वो लड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ तो अचानक उसका भीगा हुआ कोमल शरीर मानो जैसे गलने लगा और उसके पूरे शरीर पर कटे हुए निशान बन गए। गौतम ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा वो पूरी तरह बदल चुका था।
उसका जो चेहरा थोड़ी देर पहले खूबसूरत चांद की तरह दिखाई दे रहा था, अब किसी भयानक डायन के जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर गौतम के होश उड़ गए। वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे से गौतम पर हमला कर दिया और अपने पैने नाखून उसके शरीर में गाड़ दिए। गौतम कुछ देर तक बुरी तरह चिल्लाया। उसकी चीखों की आवाज और अंदर का नजारा देखकर बाहर खिड़की के पास खड़े नितिन की तो मानो सांसें अटक गई। वो इस हद तक डर गया कि उसके कदम वहीं जम गए। लेकिन तभी उस डायन ने गौतम के मांस को नोच डाला और उसे किसी जानवर की तरह चबा चबा कर खाने लगी। नितिन में थोड़ी हिम्मत आई और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर होटल की तरफ जाने लगा। तभी उसे भागते भागते पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे सुनिए तो, मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं? नितिन पहले ही डरा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि सच में किसी को उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए वो रुका और पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने वही भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हुई थी, जिसके मुंह से अभी भी गौतम का ताजा खून टपक रहा था। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है, तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं। नितिन हिम्मत करके वहां से फुल स्पीड में भागा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। भागते भागते वो होटल के गेट तक पहुंचा। होटल के गेट को पकड़कर वो हाँफने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही डायन भयानक तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मैंने तुझे बचने का मौका दिया था, लेकिन तूने पीछे मुड़कर क्यों देखा? अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। इससे पहले कि नितिन और कुछ बोल पाता, उसे घसीटते हुए समुद्र की तरफ लेकर गई और गौतम की तरह ही नितिन के शरीर के मांस को भी नोच नोच कर फाड़ डाला और ठीक उसी तरह उसके शरीर के टुकड़ों को भी चबा चबा कर खाने लगी और उसके शरीर को घसीटती हुई एक अजीब सी हंसी के साथ वहां से भाग गई। अगली सुबह जब सबकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अभी भी कल की तरह ही तेज बारिश आई हुई है और समुद्र किनारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? और नितिन और गौतम कहाँ हैं? पता नहीं, मुझे तो सुबह से दोनों दिखाई ही नहीं दिए। लगता है नीचे ही गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर भीड़ की तरफ गए तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां गौतम और नितिन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, जिनके मांस को इतनी बुरी तरह से नोचा गया था कि उनके शरीर के भीतर की हड्डियां तक भी साफ दिखाई दे रही थी और अनगिनत कीड़े उनके शरीर पर मंडरा रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो नितिन और गौतम है, लेकिन इनके साथ ऐसा किसने किया? इतनी बुरी तरह से किसने मार डाला इन्हें? मैंने तो आप लोगों को मना किया था कि रात को होटल से बाहर मत निकलना, लेकिन अक्सर लोग किसी की बात सुनते नहीं हैं और फिर उनके साथ जो होता है उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। इतनी बारिश में इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और ये बारिश अभी रुकेगी भी नहीं। इन्हें दफना दीजिए या अपने साथ ले जाइए और मेरी मानो तो आज ही यहाँ से चले जाओ। अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नितिन और गौतम की हालत देखकर और रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर अब उन तीनों का डर से बुरा हाल हो चुका था। इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस बुक करके नितिन और गौतम की डेड बॉडी को उनके घर के लिए रवाना कर दिया और खुद भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। बारिश की वजह से रास्ता बहुत खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें आज के आज ही अपने घर पहुंचना था। वो अभी गोवा से थोड़ी दूर निकले ही थे कि बाहर बारिश में भीगती एक खूबसूरत लड़की ने सिद्धार्थ को गाड़ी रोकने का इशारा किया और उसकी खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने गाड़ी को रोका और शीशा नीचे किया। मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन आपको जाना कहाँ है? A1 शांति रिजॉर्ट्स। उस लड़की ने जैसे ही ये बात बोली तो सिद्धार्थ के पसीने छूट गए। वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराई और देखते ही देखते उसका चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया। उसे देखकर प्रियंका और अनामिका के भी होश उड़ चुके थे। सिद्धार्थ जल्दी से गाड़ी का शीशा चढ़ाने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने सिद्धार्थ के बालों को पकड़कर झटके से उसे खींचा और गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उसे बाहर घसीटती हुई ले गई। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि अब हम सिद्धार्थ को भी बचा पाएंगे। हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ।
हाँ प्लीज करो, मैं इन लोगों की तरह मरना नहीं चाहती। प्रियंका जल्दी से आगे वाली सीट पर जाकर बैठी और उसने गाड़ी स्टार्ट की। तभी उनके कानों में सिद्धार्थ की तेज चीख सुनाई पड़ी। प्लीज जाने दो मुझे, गलती हो गई थी हमसे। कोई बात नहीं, गलती की है तो गलती की सजा तो मिलेगी ना। मैंने भी बहुत मिन्नतें की थी तुमसे और तुम्हारे उन दोस्तों से, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं भी आज जिंदा होती। अरे इतनी रात को कौन आ गया यार? मैं देखता हूँ। सिद्धार्थ जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कौन हो तुम? प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए, वो दोनों लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है यार? देखो तुम्हारा मैटर है, तुम अपने आप सुलझाओ, और कोई दिक्कत है तो पुलिस को फोन करो ना। हमें क्यों परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, मैं पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकती। प्लीज आप पुलिस को कांटेक्ट कर दीजिए। नहीं, हम किसी के मैटर में नहीं फंसना चाहते, जो करना है खुद करो। वो लड़की उनसे मदद की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो लड़के उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए। वो उन दो लड़कों से खुद को बचाने के लिए छत की तरफ भागी। वो लड़के उसके ऊपर झपटे और उसी हाथापाई में रिसोर्ट की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब पुलिस वहां छानबीन करने आई तो उन तीनों ने अपना बयान भी झूठा दिया। थोड़ी चालू टाइप लड़की थी सर। जब हाथापाई हुई तो हम भी वहां पहुंच गए थे। एक रात के पैसे मांग रही थी। जब इन लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो कूदने की धमकी देने लगी और उसी बीच पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ के बयान से गुनहगार लड़के छूट गए थे, इसलिए उस लड़की की मौत के जितने जिम्मेदार वो दो लड़के थे, उतने ही जिम्मेदार नितिन, सिद्धार्थ और गौतम भी थे। अगर उस दिन वो तीनों उस लड़की की मदद करते तो शायद वो आज जिंदा होती। इसीलिए अपनी मौत के बाद उसी दिन से वो उनके वहां आने का इंतजार कर रही थी, या शायद उसी ने उन्हें वहां पर बुलाया था, क्योंकि ना तो अब ऑनलाइन बुकिंग्स में उनका वो होटल शो हो रहा था और ना ही अब उस होटल की जगह पर वहां कोई बिल्डिंग खड़ी थी। अगर वहां कुछ था तो बस गोवा का शांत समंदर और समंदर की लहरों में गिरती पानी की रिमझिम बूंदें।